नमस्कार, मैं अनुराधा। आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम नए प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे और इसमें कुल 30 प्रश्नों का संकलन है और ये 30 क्वेश्चन बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ 30 ही क्यों लेकर आते हैं, तो आप लोगों के जीएस पेपर में सिर्फ 30 क्वेश्चन ही पूछेगा। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि 30-30 क्वेश्चनों पे ही चर्चा की जाए और बाकी जिन लोगों को और भी क्वेश्चंस चाहिए तो हम 30-30 ही कर करके, कुछ में मेरे 35-36 भी हैं और भी क्वेश्चन हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा अमाउंट में हमारे क्वेश्चन रेडी हो जाते हैं और एक क्वेश्चन के अंदर में आपको 3 से 4 क्वेश्चन रेडी कराने की हम कोशिश करते हैं। जैसे सुमेलित में हो गया तो उसमें ज़रूरी तो है नहीं कि सुमेलित में सिर्फ़ एक क्वेश्चन ही पूछ दे या फिर सेम का सेम वही एग्ज़ाम में आ जाए, ऐसा तो है नहीं। तो उसके आधार पे भी अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चन उसमें रेडी हो जाते हैं सुमेलित टाइप के क्वेश्चंस में। बाकी कूट के भी प्रश्न हमारे जीएस पेपर में जो प्रैक्टिस सेट रहता है उसमें रहते हैं। उसके अलावा कौन-सा सुमेलित है या नहीं, इस टाइप के भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं, वो आप लोग पुराने वीडियोज़ को ज़रूर जाकर देखें। बाकी जो लोग पुराने हैं, वो काफ़ी लगन से, मन से जितने भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, उनको सॉल्व करिए, पूरा वीडियो देखिए और बार-बार रिवीज़न करिए। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा एग्ज़ाम में। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है राज्य और सूची 2 उसकी सबसे ऊंची चोटी उस राज्य में कौन सी है, उसके आधार पे हमें मैच करना है। ए है तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी नागालैंड, डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है डोडा बेट्टा। अगर ऐसे पूछ दे कि डोडा बेटा ये किस राज्य में है, तो आप तुरंत बता देंगे कि तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी तो वो है डोडा बेट्टा। और राजस्थान, राजस्थान है गुरु शिखर। नागालैंड तारामती और मध्य प्रदेश की धूपगढ़। इसके आधार पे कूट में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग भी उत्तर दीजिए इसका। तो ए का है 2, तो यहाँ से ए और डी दोनों में 2-2 हमें मिल जाता है, तो इसलिए बी और सी पहले ही गलत हो जा रहे हैं। बाकी बी का 3 है, तो इसमें दोनों में 3 दिया है। फिर सी पे आते हैं, नागालैंड 4, तो यहाँ दिया है ऑप्शन डी में 4, तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। तो ये ईज़ी होता है हमें एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए, कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट नहीं होती है कि हम जल्दीबाज़ी में ऐसे क्वेश्चन को जहाँ हम जल्दीबाज़ी किए, वहाँ यहाँ सही मैच करके इसमें हम कूट में गलत करके आ जाएँगे। इसलिए ऐसे प्रश्नों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है और बहुत कंसंट्रेट रहने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, एक्सला चैपल 1748। जो एक्सला चैपल संधि है वो कब हुई थी? 1748 ईस्वी में। उसी के संदर्भ में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी न तो 1 न ही 2, डी केवल 1। तो एक्सला चैपल संधि के बारे में क्वेश्चन है ये, कि कौन सा कथन सही है इसके बारे में। तो ये जो संधि हुई थी एक्सला चैपल, वो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुई थी। जब प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था तो ये सही है। मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ये भी सही है। इस संधि में क्या हुआ कि मद्रास जो था वो अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। तो ये दोनों ही सही हैं, इसलिए 1 और 2 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये ध्यान देने योग्य बात है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा रामसर स्थल नहीं है। तो पहला देखते हैं, सरसई नावर झील। दूसरा है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। तीसरा रुद्र सागर झील। चौथा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 2। तो कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल यूपी में नहीं है? तो देखते हैं, सरसई नावर झील है कि नहीं, आप लोग बताइए। तो ये यूपी में ही है।
और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी यूपी में ही है। रुद्र सागर झील, ये यूपी में नहीं है बल्कि कहाँ है, ये त्रिपुरा में है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के कहाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन सा नहीं, तीसरा और चौथा नहीं है। रुद्र सागर झील जो है वो त्रिपुरा में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो 3 और 4, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। दूसरा है, ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी न तो एक नहीं दो, डी केवल एक। तो चांदी की वस्तुओं के बारे में है कि इसमें से क्या सही है कथन इनके बारे में। तो चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं, ये सही है। और ये कारण क्यों होता है, तो ये सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये कूट है, इसके आधार पे हमें टिक करना है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में क्या हम सही है इसमें देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो नहीं, ये सिर्फ राज्यसभा के सदस्य नहीं होते उपराष्ट्रपति, ये दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। दोनों सदन में कौन कौन से, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ दोनों अगर दिया रहता, दोनों सदन लिखता या फिर राज्यसभा और लोकसभा दोनों लिखता, तब ये सही हो जाता। यहाँ सिर्फ राज्यसभा है इसलिए गलत है। तो केवल एक, ऑप्शन डी केवल एक इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया गया था। पहला है राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। पुष्कर कुंभ मेला 2025 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। किसका आयोजन कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था। तो इसको हमने एक बार और आप लोगों को बताया था। अगर जो लोग मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे उनको मालूम होगा, आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट के माध्यम से। तो उत्तराखंड में, ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर होगा, केवल 3, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है सम्राट और सूची 2 जहां उनका मकबरा है, उसके आधार पे हमें मैच करना है। कौन कौन से सम्राट हैं, तो ये मुगल कालीन सब सम्राट हैं, मुगल पीरियड से रिलेटेड, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। बाकी इनके कहाँ कहाँ मकबरा है या टॉम्ब है, उसके आधार पे मैच करते हैं। और यहाँ कूट दिया हुआ है, सही उत्तर बताना है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है, ये है काबुल में। हुमायूं का दिल्ली में, बहुत लोग जो दिल्ली गए होंगे घूमने के लिए हुमायूं का मकबरा भी शायद देखे ही होंगे, काफी फेमस है। जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का मकबरा आगरा में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। तो ए का ऑप्शन ए 4 3 2 1, ये बाबर का काबुल, हुमायूं दिल्ली, जहांगीर लाहौर और शाहजहां का आगरा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया था। पहला है रूस, दूसरा तुर्कमेनिस्तान, तीसरा किर्गिजिस्तान, चौथा है मंगोलिया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है 2 और 3, बी केवल 3, सी 3 और 4, डी केवल 1। खंजर 12
ये है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? ये किया गया था किर्गिजिस्तान, जो किर्गिस्तान है और भारत के बीच ये आयोजित हुआ था। कौन सा अभ्यास? तो खंजर 12 अभ्यास। तो इसलिए केवल 3 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है परिष्करणशाला, मतलब कि रिफाइनरी। इसको थोड़ा हिंदी में ये टर्म जो होते हैं टफ हो जाते हैं, इंग्लिश में हमें समझने में थोड़ा सा इजी हो जाता है कि परिष्करणशाला अगर किसको बोलते हैं, जो रिफाइनरी होती हैं उन्हीं को बोलते हैं। बाकी वो रिफाइनरी कहाँ है, किस राज्य में, उसके आधार पे ये हमें मैच करना है। नायरा, मनाली, नुमालीगढ़, डी है तातीपाका, ये सब रिफाइनरी किस राज्य में है उसके आधार पे हमें मैच करना है। तो नायरा रिफाइनरी कहाँ है? तो ये है गुजरात में, मनाली तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में और तातीपाका आंध्र प्रदेश में। तो इसके आधार पे इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 4 1 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पहला है कन्नौज का युद्ध, दूसरा दौराह का युद्ध, तीसरा है सामूगढ़ का युद्ध, चौथा चौसा का युद्ध। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जरूरी हो जाता है डेटिंग याद रखना कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर के। और बाकी नीचे कूट दिया गया है, इसमें से सही उत्तर क्या होगा उसके आधार पे हम देखते हैं। सबसे पहले कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, अगर जिनको पता है वो कमेंट करें। कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को। दौराह का युद्ध, तो ये 2 चरणों में हुआ था। ये जो दौराह का युद्ध है ये 2 लड़ाइयों को संदर्भित करता है। पहली जो लड़ाई थी वो यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछा है तो सबसे पहले वाले को हम इसमें ध्यान में रखेंगे। तो पहला हुआ था 1532 में, 1532 ईस्वी में, ये भी ईस्वी ही है, 17 मई 1540। बाकी दूसरा जो हुआ था दौराह का युद्ध दूसरा, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1659 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध ये कब हुआ? तो 29 मई 1658 ईस्वी को। और चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का भी युद्ध कहा जाता है। अगर बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध बोले तो बात एक ही है, ये दोनों। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये किसके बीच लड़ा गया था? तो ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें से शेरशाह सूरी जो थे वो विजयी हुए थे और शेरशाह सूरी हार गए थे। बाकी दौराह का जो पहला युद्ध था वो हुमायूं और अफगानों के बीच में लड़ा गया था, जो 1532 ईस्वी में हुआ था। और 1659 ईस्वी में जो दूसरा युद्ध हुआ वो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया। इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कि अभी तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है पहला ही रहेगा इसके आधार पे क्रोनोलॉजी के, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जो दौराह का युद्ध है, अगर मान लीजिए बाय द वे आगे कभी पूछे तो ये 2 युद्धों को संदर्भित करता है। तो इसका पहला जो हुआ था वो 1532 ईस्वी में, दूसरा जो हुआ था 1659 ईस्वी में। इसके बाद चौसा का युद्ध काफी फेमस है, आप लोगों में से कई बार पूछता है ये, किसके बीच में हुआ था? तो देखते हैं, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था चौसा का भी युद्ध, शेरशाह सूरी के बीच में। उम्मीद है आप लोग याद रखेंगे। इसके आधार पे अब हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसे रखना है। तो सबसे पहले किसको रखेंगे? तो दौराह का युद्ध जो 1532 में है तो 2, फिर कन्नौज का युद्ध 1, नहीं इससे पहले है चौसा का युद्ध है 1539 तो रखेंगे 4, फिर है 1540 कन्नौज का युद्ध तो 1 और 1658 3, 2 4 1 3, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? पहला है मेघदूत, दूसरा रघुवंशम, तीसरा श्रृंगार शतक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। तो कालिदास के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया ये देखते हैं। तो मेघदूत कालिदास लिखे हैं, रघुवंशम कालिदास की रचना है, श्रृंगार शतक ये कालिदास की रचना नहीं है। इस किसकी रचना है ये जान लेते हैं। तो ये भर्तृहरि का नाम आप लोग सुने होंगे, उनकी रचना है श्रृंगार शतक। इसके अलावा ये 3 शतक इसको मानते हैं हम, और कि 3 शतकों की रचना किए थे भर्तृहरि, जिसमें से ये तीसरा शतक है श्रृंगार शतक। बाकी 2 कौन कौन से है, नीति शतक और दूसरा है आपका वैराग्य शतक। ये दोनों भी भर्तृहरि की ही रचना है। बाकी तीसरा जो है श्रृंगार शतक। तो मतलब ये तीनों जो शतकों की रचना है वो कौन किया था, तो वो भर्तृहरि किए थे। तो इसके आधार पे, क्वेश्चन के आधार पे केवल 3, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है लौह अयस्क खदान, सूची 2 है राज्य। आयरन ओर माइन, इंग्लिश में जो हिंदी में नहीं समझ पा रहे होंगे उनके लिए इंग्लिश में कि आयरन और माइन इनको इंग्लिश में बोलते हैं। और दूसरा राज्य ये कहाँ पे है, उसके आधार पे हमें मैच करना है। तो गुरुम हिसानी है पहला ए, तो ये कहाँ है, ये है उड़ीसा में। जो गुरुम हिसानी आयरन और माइन है वो उड़ीसा राज्य में है। बैलाडीला कहाँ है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। नोवा मुंडी कहाँ है, झारखंड। और कुद्रेमुख कर्नाटक में। इसके आधार पे इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। तो ए का 3 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2-2 दिया हुआ है। तो इसके आधार बैलाडीला 4 बी का, तो फिर यहाँ भी सेम है। फिर नोवा मुंडी 1, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला है मंडी, दूसरा राखीगढ़ी, तीसरा हुलास। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है 1 और 2, बी 1 और 3, सी है केवल 3, डी केवल 1। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कौन सा स्थल जो है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है। तो पहला है मंडी, तो ये है और हुलास, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। बाकी राखीगढ़ी कहाँ है, तो ये हरियाणा में है। इसको ध्यान रखिएगा कि राखीगढ़ी कहाँ है, तो ये है हरियाणा में। बाकी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछता भी है एग्जाम में 1 लाइनर में कि इसकी जो पूर्वी सीमा है वो कहाँ तक है, उत्तरी सीमा कहाँ तक है, या फिर दक्षिणी सीमा, तो ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसके आधार पे हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहले शुरू करते हैं कि पूर्वी सीमा कहाँ तक है। तो ये आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है यूपी के, ये इसकी पूर्वी सीमा है। बाकी पश्चिमी सीमा कहाँ है, तो सुक्का गेंडोर है एक जगह, सुक्का गेंडोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ये इसकी पश्चिमी सीमा है सिंधु घाटी सभ्यता की। बाकी इसकी उत्तरी सीमा कहाँ है, तो मांडा जम्मू में। तो अगर मान लीजिए कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा कि उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सीमा कहाँ है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आप लोग इजीली इसका जवाब दे देंगे। और दक्षिणी सीमा दैमाबाद है, दैमाबाद महाराष्ट्र। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आधार पे, क्वेश्चन के आधार पे केवल 2 पूछा था आज की उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो 1 और 3 स्थित हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी कि 1 और 3 सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी 13 का। प्रश्न नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है गवर्नर जनरल, वायसराय, इधर वायसराय दिए गए हैं, और महत्वपूर्ण योगदान, उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उसके आधार पे मैच करना है। ए है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग,
डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बाकी नीचे कूट दिए गए, इनके आधार पे हमें आंसर करना है। तो लॉर्ड डलहौजी किससे होंगे? तो व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी का है। यह हमने कल एक इसके पिछले जस्ट वीडियो में हमने इसको बताया भी था, व्यपगत का सिद्धांत के बारे में पूछा भी था एक क्वेश्चन में। बाकी इसके बाद लॉर्ड कर्जन, ये हैं बंगाल विभाजन। ये क्वेश्चन भी आया था बंगाल विभाजन से रिलेटेड कि 1905 में जब इसी के बाद से शुरू हुआ था, ये कूट में क्वेश्चन था बंगाल का विभाजन वाला। लॉर्ड विलियम बेंटिंक तो सती प्रथा का निषेध, और लॉर्ड कॉर्नवालिस तो बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त। तो इसके आधार पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4-3-2-1, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त। तो 4-3-2-1 इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। पहला है रणथंबोर विजय, दूसरा जैसलमेर, तीसरा वारंगल, चौथा चित्तौड़। कूट है इसका। बाकी देखते हैं कि कब कब ये अलाउद्दीन खिलजी कौन सी जीते थे, कौन सी विजय हासिल किए थे, तो उसके आधार पे तो इसमें डेटिंग देखते हैं कि रणथंबोर विजय कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो 1301 ईस्वी में। जैसलमेर विजय 1299 ईस्वी। वारंगल की विजय कब किया था? 1310 ईस्वी। और चित्तौड़ की विजय तो 1303 ईस्वी में। इसके आधार पे क्रोनोलॉजी में हमें करेक्ट करना है कि कौन सा उत्तर होगा। तो सबसे पहले 2, इसके बाद 1, फिर 4, 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत। भारत के अकॉर्डिंग ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। दूसरा संविधान दिवस भारत के अकॉर्डिंग 27 जनवरी। तीसरा है मानवाधिकार दिवस विश्व के अकॉर्डिंग 29 जनवरी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है 1 और 2, बी 2 और 3, केवल 3, केवल 1। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत के अकॉर्डिंग कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी, ये सही है। बाकी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी, तो नहीं, ये गलत है, बल्कि ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को? हमने कई बार इस पे चर्चा भी की है। बाकी पॉलिटी की कुछ हमने शॉर्ट्स वीडियो डाले हुए थे, उसमें हमने बताया भी था कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो अपनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी दिया है, तो नहीं, ये भी गलत है। 29 को नहीं मनाया जाता है, बल्कि ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। तो ये दोनों ही गलत दिए हुए हैं, तो 2 और 3, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण, दूसरा इल्बर्ट बिल विवाद, तीसरा है नील विद्रोह, चौथा द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण कब किया गया था? ये किया गया था 1856 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल विवाद ये हुआ था 1883। नील विद्रोह तो 1859 में ये शुरू हुआ था। नील विद्रोह कहाँ? तो बंगाल में ये मुख्य रूप से शुरू हुआ नील विद्रोह। बाकी ये लंबे समय तक चला था। ये नील विद्रोह 1859 से लेकर 1860 साल भर तक चला था पूरा। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था? तो ये 1878 में शुरू हुआ था द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। बाकी चला था आपका 1880 तक। तो इसके आधार पे इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1-3-4-2। प्रश्न नंबर 18, हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला, इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिसियन सागर कहा था। दूसरा है, यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए केवल दो, बी एक और दो दोनों, सी न तो एक नहीं दो, डी केवल एक। हिंद महासागर किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिस्ट्रियन सागर कहा था, सही है। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है शिष्य, दूसरा है गुरु। किसके गुरु कौन थे, या फिर कौन से शिष्य के गुरु कौन थे, और कौन गुरु के शिष्य कौन थे, इसके आधार पे है ये। तो आप लोग बहुत जानते ही होंगे इनको, जो लोग हिंदी से जुड़े होंगे उन्हें तो एकदम पता होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो कबीर के गुरु कौन थे, आप लोग बताइए। तो ये थे स्वामी रामानंद। अमीर खुसरो के निजामुद्दीन औलिया। सूरदास के वल्लभाचार्य और मर्दाना के गुरु नानक देव। तो इसके आधार पे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ए का 2 है, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई। पहला है बंगाल का विभाजन रद्द करना, दूसरा राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, तीसरा कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बंगाल का विभाजन रद्द करना ये तो था। कौन सी घटनाएं घटी, तो ये तो सही है। बाकी इसके अलावा राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन ये भी सही है, ये दोनों ही सही हैं। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, तो नहीं, ये 1911 की घटना नहीं है, बल्कि ये कब हुआ था, ये 1916 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी में। तो एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पूछा है कि नहीं है सही सुमेलित। तो ये नगर है और नदी है, कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उसके आधार पे ये करना है कौन सा सही दिया है। तो बुडापेस्ट जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे है, सही है। कोलोन राइन नदी के किनारे है, ये भी सही है। न्यू ऑर्लियंस मिसौरी नदी के किनारे नहीं है, बल्कि ये मिसिसिपी नदी के किनारे है। न्यू ऑर्लियंस जो है वो मिसिसिपी नदी के किनारे है। हैदराबाद पलेरू नदी के किनारे नहीं है, बल्कि ये मूसी नदी के किनारे है। तो आप लोग याद रखेंगे, उम्मीद यही करते हैं आप लोगों से। तो एक सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो 3 और 4, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ये दोनों सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बांध दिया है और नदी, किस नदी पर कौन सा बांध है उसके अकॉर्डिंग लगाना है हमें। बगलियार बगलिहार बांध चिनाब, दूसरा है पंडोह बांध रावी, तीसरा है श्री सैलम बांध तुंगभद्रा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए एक और दो, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। तो जो बगलिहार बांध है वो किस नदी पर, चिनाब, तो ये सही है। बाकी जो पंडोह बांध है ये किस नदी पर है, रावी नदी पर, तो नहीं, बल्कि ये ब्यास नदी पर है। और ये कहाँ पड़ता है पंडोह बांध, तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के मंडी में पंडोह बांध है ब्यास नदी पर। श्री सैलम बांध तो ये है कृष्णा नदी पर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कभी भी कुछ भी वन लाइनर में या फिर मैच दी फॉलोइंग में कहीं से भी कुछ भी बना सकते हैं क्वेश्चन, कि बस जानकारी के लिए, इसलिए भी गलत है। 2 और 3, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 2 और 3 सुमेलित नहीं है। बगलिहार बांध जो है वो चिनाब नदी पर है, ये सही है। फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। प्रश्न नंबर 23, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखी। कारण आर, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
तो यहीं से हम डायरेक्ट देख लेते हैं कथन कि बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी लिखी, ये तो सही है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी नहीं, मुगल दरबार की राजभाषा तुर्की नहीं बल्कि क्या थी, फारसी थी। तो यहीं से डायरेक्ट हो जा रहा है कि पहला जो है वो सही है और दूसरा गलत है, मतलब कि ए सही है आर गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि ये सही आर गलत। प्रश्न नंबर 24, किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ सुजल गांव पहल 2025 की शुरुआत की है? ए है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। तो जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ सुजल गांव, ये एक पहल है, स्वच्छ सुजल गांव पहल 2025 की शुरुआत की है, तो वो की है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ये जो पहल है, ये जब महाकुंभ लगा था उसी में ये प्रदर्शित की गई थी, स्वच्छ सुजल गांव पहल। बाकी इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण घरों में जल नल से जल को उपलब्ध करवाना, जैसे नल से स्वच्छ जल को उपलब्ध कराना ग्रामीण लोगों में, ग्रामीण जितने भी घर हैं, तो यही इसका उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 25, मई 2025 में भारत सरकार ने 2025 से 26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ए है 320 मिलियन टन, बी 340 मिलियन टन, सी 354.64 मिलियन टन, डी है 360 मिलियन टन। तो कितना उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो वो रखा है 354.64 मिलियन टन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, ये सारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 24 से जितने भी शुरू हुए हैं अभी, इसमें हमने करंट के क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। बाकी इसके पहले भी 2-3 क्वेश्चन बीच में करंट के मिले हुए थे, तो उनको हमने रिपीट किया था कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन याद हैं। प्रश्न नंबर 26 आपका है कि डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोरिक एपी प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? ए है आगरा उत्तर प्रदेश, बी पोखरण राजस्थान, सी है श्योपुर मध्य प्रदेश, डी बेंगलुरु कर्नाटक। तो डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोरिक एपी प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया, तो वो किया है श्योपुर मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 27 है, 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? मलेरिया, पोलियो, ट्रैकोमा, डेंगू। तो किससे, किस बीमारी से मुक्त घोषित किया, तो वो किया ट्रैकोमा से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ट्रैकोमा क्या है, तो ये एक आंख की बीमारी है, ये हो जाता है आंखों में, जिससे अंधापन लोगों को हो जाता है। इसी से ट्रैकोमा जो बीमारी है, इसी से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को मुक्त घोषित किया। कब, तो 9 मई 2025 को। प्रश्न नंबर 28, जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ए है चीन, जापान, भारत, यूएसए। तो जीनोम संपादित चावल की किस्म जारी करने वाला जो पहला देश है वो है भारत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? ए है यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, वैभव सूर्यवंशी। तो आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला जो प्लेयर है वो कौन है, तो वो है वैभव सूर्यवंशी। ये किस टीम से हैं? राजस्थान रॉयल्स से हैं ये। वैभव सूर्यवंशी जो है वो राजस्थान रॉयल्स से हैं। और ये जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली आईपीएल के इतिहास में, तो ये कितनी उम्र में, तो 14 साल 32 दिन की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी, वैभव सूर्यवंशी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे खूब चर्चा चल रही है इस समय जीआई टैग की। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? ए है मथुरा, बी बनारस, सी अयोध्या, डी प्रयागराज। तो कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है, तो वो मिला है बनारस की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बाकी बनारस की एक तिरंगा बर्फी है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है शहनाई के साथ साथ। फिर मथुरा में अभी इसकी तो हाल फिलहाल में ही चर्चा चल रही है, और इसको भी मिला है यहाँ की एक जरी,
की कढ़ाई होती है मथुरा की, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। जरी पोशाक, मथुरा की एक फेमस जरी पोशाक है जिसको जीआई टैग मिला है। इसकी हाल में मतलब चर्चा चल रही है फिलहाल में, ये एकदम लेटेस्ट है। अयोध्या में किस चीज को जीआई टैग मिला है? तो हनुमानगढ़ी के लड्डू को, हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है अयोध्या में। बाकी प्रयागराज में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ के दो चीजों को मिला हुआ है जीआई टैग। एक तो सबसे पहले है कि मुंज उत्पाद, और इसके अलावा एक है अमरूद, यहाँ का सुरखा अमरूद या सुर्ख अमरूद इसको कहा जाता है। कहीं कहीं पे सुरखा मिलता है और कहीं कहीं पे सुर्ख अमरूद। इसके ऊपर का जो भाग होता है वो लाल होता है और अंदर का जो पार्ट होता है वो पूरा व्हाइट होता है। इसके लिए फेमस है, ये इलाहाबाद के एरिया में होता है ये काफी ज्यादा सुरखा अमरूद। बाकी ये जो मुंज उत्पाद है, ये मुंज क्या है? तो ये एक जंगली घास है, ये जो 12 महीने होती है मुंज। और इसी से कई चीजें हैंडमेड बनाई जाती हैं, जिसमें आपके टोकरी, चटाई, ये सब चीजें बनाई जाती हैं हैंडमेड। तो उसी को, इसी मुंज उत्पाद को प्रयागराज के जीआई टैग मिला हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ के जो जो इसमें ऑप्शन में दिया था उसके आधार पे हमने बताया कि यहाँ कौन कौन सी चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज का जो हमारा प्रश्नोत्तरी था खत्म हुआ। उम्मीद है आप अंत तक जुड़े होंगे, पूरे वीडियो लेक्चर को देखे होंगे और आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।